हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक जो होगा वो होगा फोर लूप एंड वाइल लूप। ठीक है। कोई बताएगा फोर लूप के बारे में? फोर लूप एंड वाइल लूप क्या डिफरेंस है दोनों में जो आपने पढ़ा है? अब फॉर लूप में हम लोग किसी भी कोड को रन करने के लिए सबसे पहले इनिशियलाइज करते हैं कि वो रन कहाँ से करेगा, एक कंडीशंस देते हैं। और वाइल लूप में आर्गुमेंट पास करते हैं कंडीशन के रूप में किसी भी कोड को रन करने के लिए। और जो हम लोग फॉर लूप में कंडीशन लगा करके इनिशियलाइज करके जितने बार मल्टीपल टाइम्स तक उसको हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और कंडीशंस में सिर्फ एक आर्गुमेंट पास करते हैं एग्जीक्यूट करने के लिए मल्टीपल टाइम्स। कुछ कुछ ठीक है। दोनों में बेसिक ये डिफरेंस है। फोर लूप आपका फाइनाइट टाइम्स तक रन करता है, जबकि वाइल लूप आपका इनफाइनाइट टाइम्स तक रन करता रहेगा जब तक कि आप उसे स्टॉप ना करें। ठीक है। किसी भी कोड को, किसी भी लॉजिक को हमें बार बार रिपीट करना है, एग्जीक्यूशन उसको, है ना, बार बार उसको रिपीट करना है, तो हम फोर लूप या वाइल लूप का यूज़ करते हैं। ठीक है। स्क्रीन विजिबल है मेरी? ठीक है। तो इसमें हम एक बार देख लेते हैं। मैंने राइट क्लिक करा, स्ट्रक्चर में जाएंगे। सबसे पहले हम फोर लूप पढ़ लेते हैं। फोर लूप जब आप ड्रॉ करेंगे तो स्ट्रक्चर से इस तरीके से वो दिखता है यहाँ पे। ठीक है। ये जो एन है, एन, हम एन जो है इससे क्या करते हैं, एन कितने टाइम्स चलाना है लूप को वो हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। ठीक है। जैसे क्रिएट कंट्रोल किया मैंने, और क्रिएट कंट्रोल किया तो यहाँ पे कंट्रोल बन गया है, और जितनी बार मैं इसको चलाना चाहता हूँ वो मैं यहाँ पे एंटर कर दूँगा। ठीक है। 5 टाइम्स मैंने मुझे चलाना है तो मैंने 5 टाइम्स यहाँ पे एंटर किया। तो अब ये लूप 5 टाइम रन करेगा, मतलब इसके अंदर जो भी कोड होगा तो 5 टाइम रन करने वाला है। ठीक है। जैसे मैं कोई एडिशन करूँ, कोई एडिशन हुई है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये क्या है, ये आपके नंबर ऑफ आइट्रेशन को शो करता है। सपोज अगर हम 5 टाइम्स लूप को चलाना चाह रहे हैं तो आइट्रेशन की वैल्यू होगी, लास्ट वैल्यू क्या होगी, माइक ऑफ है। 5 होनी चाहिए ना। नहीं, अगर कोई लूप और 4 होगी, और क्योंकि ज़ीरो से जीरो से काउंटिंग दस। होती है इसकी। ठीक है। तो आइट्रेशन की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी और 4 तक जाएगी, मतलब n-1 तक जाएगी। ठीक है। तो अब कोई इसका आउटपुट गैस कर सकता है? अगर ये लूप 5 टाइम्स रन होने वाला है, एग्जीक्यूट होने वाला है, तो इसमें आउटपुट की वैल्यू क्या होने वाली है? मतलब पहली बार जब ऑलमोस्ट चला, 5। आइट्रेशन ज़ीरो था, आइट्रेशन ज़ीरो था तो क्या वैल्यू थी, और जब 1 था तो क्या वैल्यू थी, 2 था तो क्या वैल्यू थी, 3 था तो क्या वैल्यू थी, 4 था तो क्या वैल्यू थी? जीरो पे वन इक्वेशन रहेगा। जीरो पे तो वन हो जाएगा, 0 पे 1 हो जाएगा। वन पे टू हो जाएगा, टू पे थ्री हो जाएगा, थ्री पे फोर और फोर पे फाइव। ऐसा क्यों? क्योंकि स्टेशन जीरो से शुरू हो रहा है, पहले ऑलरेडी मैंने लेकिन वन कांस्टेंट दिया हर हुआ है। सर हर एक इक्वेशन के बाद ना उसका इनिशियलाइज वैल्यू जो लास्ट में आती है वो हो जाती है। जैसे फर्स्ट टाइम में अगर 1 हो जाती है तो फिर जब सेकंड टाइम में वो रन करेगा इटरेशन 1 में, जब वो रन करेगा ना तो 1 हो जाएगी। जब इटरेशन 2 पे रन करेगा तो उसका पहला वैल्यू फिर 2 रहेगा। जिसमें हम लोग अभी 1 लिखे ना वो 2 रहेगा, फिर उसमें +1 ऐड रहेगा। आई, अच्छा आप आई की बात कर रहे हैं, आइट्रेशन की? इटरेशन में ना जो आउटपुट आती है वो ऐड होती रहेगी उसमें +1 करके। हाँ बिल्कुल। तो जैसे ज़ीरो आया, ज़ीरो आइट्रेशन मतलब ज़ीरो, आइट्रेशन की वैल्यू जब ज़ीरो थी। अच्छा, पहले हमारा लूप है 5 टाइम चलने के लिए तैयार है, क्योंकि हमने 5 टाइम्स एन की वैल्यू दी है, तो लूप 5 टाइम चलने वाला है। ठीक है। लेकिन आइट्रेशन की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी, 4 तक जाएगी, क्योंकि 0, 1, 2, 3, 4 ये 5 वैल्यू हो गई, तो 5 टाइम चलने वाला है। तो फर्स्ट टाइम में 0 पे 1 आएगा क्योंकि 1 ऐड हुआ है। जब आई की वैल्यू 1 होगी तो 1 ओवर 2 हो जाएगा।
जब 2 होगी तो 1 ऐड होकर 3, मतलब जब भी कोई आइटेशन की वैल्यू होगी उसमें 1 ऐड करके दिखा देगा। ठीक है, ये सिंपल सी एक कोड था। ठीक है, इस कोड को ये क्या कर रहा है, 5 बार इसने घुमाया, मतलब यही कोड को अगर मुझे बिना लूप के करना होता तो मुझे 5 बार ये चीज़ लगानी पड़ती है ना। तो मुझे अगर इसी चीज़ को रिपीट करना है हर बार, तो मैंने क्या किया, लूप के अंदर डाल दिया और 5 टाइम इसको रन कर दिया। तो रन करने से क्या हुआ, अब ये 5 वही एग्जीक्यूशन जो इस कोड के साथ हो रही है वो मैं दूसरे नंबर के साथ करनी है, तो हम इसको एक लूप में डाल देंगे और वही चीज़ सेम कोड के साथ होगा। ठीक है, इतनी चीज़ समझ गए हम लोग। तो अभी मैं इसको करता हूँ डिलीट। एक और कंट्रोल बना लेते हैं, चेंज टू कंट्रोल। ठीक है, अच्छा मुझे ऐसा भी होता है कि जैसे आपने कुछ प्रोसेसिंग करी, कुछ ऑपरेशन किया, ठीक है, जो भी है, आपके फॉर लूप पे एंट्री करने से पहले कुछ डेटा आ रहा था। ठीक है, वो डेटा को आपको अंदर प्रोसेस करना है। सपोज करो एक एलिमेंट आ रहा था, जैसे मैंने ये जो कनेक्ट किया है यहाँ पे, ये एक एलिमेंट है। ठीक है, और यहाँ एरे भी हो सकता है, यहाँ स्ट्रिंग ऑफ एरे भी हो सकता है, क्लस्टर भी हो सकता है, एनीथिंग। ठीक है, कोई भी डेटा टाइप हो सकता है। अभी मैंने सिंपल एक इंटीजर एलिमेंट लिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो जब भी हम इसको ऐसे कनेक्ट करेंगे वाइल फॉर लूप में, तो ये एक टनल बनेगा जिसे बोलते हैं लूप टनल। ठीक है, जो कि इसमें जो वैल्यू है उसको एंटर करेगा फॉर लूप में। सेम चीज़ होगी इसमें आउटपुट में, मतलब अगर जो भी एग्जीक्यूशन हुआ है अंदर, जो भी परफॉर्म हुआ है ऑपरेशन, उसकी वैल्यू में बाहर लेनी है आउटपुट में फॉर लूप के। सो वहाँ भी ऐसे ही टनल बनेगा फॉर वन एलिमेंट। समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ, अगर फॉर लूप में कोई डेटा एंटर कर रहा है या एग्जिट कर रहा है फॉर लूप से, तो वहाँ पे एक टनल बनता है, किसी तरीके से निकालना होगा वहाँ से वैल्यू। तो वायर के थ्रू निकालेंगे, तो जब हम वायर के थ्रू वैल्यूज़ को बाहर निकालते हैं तो टनल बनता है बीच में। ठीक है, उसके थ्रू वैल्यूज़ बाहर आती हैं। तो यहाँ पे एक एलिमेंट है और यहाँ एरे भी हो सकता है। सपोज मैं यहाँ पे एक एरे बनाता हूँ, ये एक एलिमेंट है, इसको मैं चेंज टू एरे कर देता हूँ और इसको कनेक्ट करता हूँ। ओके, अभी जो टनल है, जब मेरा सिंगल एलिमेंट था तो ये टनल ऐसा था, और जब मैंने इसको एरे बनाया तो ये क्या हुआ, जो टनल है अभी ऑटो इंडेक्स्ड हो गया। ऑटो इंडेक्स्ड मतलब अब ये एरे के अकॉर्डिंग, मतलब एरे में जितने एलिमेंट हैं उसके अकॉर्डिंग ये रन करने वाला है फॉर लूप। ठीक है, जैसे ये मेरे पास एक एरे है, इसमें मैंने कुछ वैल्यूज़ डाली, 1 2 3 एंड 4। अब वैल्यूज़ जो एंटर कर रहे हैं फॉर लूप में, एक तो यहाँ से एंटर करेंगी और दूसरा यहाँ से एंटर करेंगी। ठीक है, अच्छा इसमें जो जो वैल्यू है, हमें पता है कि जो लेफ्ट व्यू में कोडिंग चलती है वो लेफ़्ट टू राइट चलती है, मतलब यहाँ से इस साइड चलती है, लेफ़्ट टू राइट। तो इसमें क्या होगा, जो लास्ट डेटा है, इसमें जो डेटा है ना, ये लास्ट डेटा ही यहीं पे रहता है टनल पे। अगर आप इसमें चेंज करेंगे तो वो यहाँ पे शो नहीं करेगा। ठीक है, जो लास्ट डेटा रहता है टनल में, हमेशा लास्ट ही डेटा रहता है। ओके, और एरे से भी जो डेटा है वो फॉर लूप के अंदर जाता है, जिसे हम यूज़ करके कुछ ऑपरेशन करें, कुछ कैलकुलेशन या कुछ और करें। ठीक है, तो उस डेटा की नीड होती है हमें। तो डेटा एलिमेंट के थ्रू भी अंदर जा रहा है, डेटा एरे के थ्रू भी अंदर जा रहा है। अच्छा, जो फॉर लूप की एग्जीक्यूशन है, जैसे फॉर लूप को 5 बार घूमना है या 4 बार घूमना है या 10 बार घूमना है, कितनी बार लूप को चलाना है, वो 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो इस एन पे, और एक डिपेंड करता है इस एरे पे। ठीक है, न्यूमेरिक पे कैसे डिपेंड कर रहा है, न्यूमेरिक पे ऐसे डिपेंड कर रहा है कि नंबर ऑफ आइटरेशन आपको कितने चाहिए, कितनी बार लूप का
काउंट जो है कितनी बार चलाना है। तो 5 जैसे हम एंटर कर रहे थे तो 5 बार लूप चल रहा था, दैट इज़ ओके, ठीक है। लेकिन हम अपने लूप की जो आइट्रेशन है, कितनी बार चलना है लूप को, वो हम अपने एरे से भी डिसाइड कर सकते हैं। सपोज़ इसमें 4 वैल्यू हैं तो, और मैंने इंडेक्सिंग की वैल्यू 5 दी हुई है, वो सॉरी लूप काउंट की वैल्यू 5 दी हुई है। तो अब क्या होगा, देखिए अब जो लूप है ना वो इस एरे के अकॉर्डिंग चलेगा। मतलब ये है कि इसमें अगर 4 एलिमेंट हैं तो लूप अब सिर्फ 4 बार ही चलेगा, 5 बार नहीं चलेगा, चाहे आपने यहाँ पे 5 क्यों न एंटर किया हो। कहने का मतलब ये है कि जो फोर लूप है वो ये चाहता है कि मेरे पास मैं कम से कम बार चलूँ, कम से कम टाइम चलूँ मैं। तो वो ये चेक करता है कि कम से कम बार चलने के लिए जो जिसकी वैल्यू कम होगी, या तो न्यूमेरिक मतलब लूप काउंट की वैल्यू कम हो, या फिर ये जो है ऑटो इंडेक्सिंग टनल, इसमें जो एलिमेंट है एरे में उस, या तो उसके अकॉर्डिंग चलूँ। जैसे हमारे पास अभी दिख रहा है 4 एलिमेंट है इसमें, तो लूप 4 बार चलेगा ना कि 5 बार, इसके अकॉर्डिंग चल रहा है लूप। लेकिन अगर मैं इसकी वैल्यू 6 कर दूँ तो अब ये 5 टाइम चलेगा लूप, ठीक है। बात समझ में आ रही है? एक बार करके देखते हैं। इंडिकेटर मैंने यहाँ लगा दिया और अभी इसकी वैल्यू, एक सेकेंड, हाँ मैंने रन किया तो लूप कितनी बार चला, ये है वो आइट्रेशन जो यहाँ पे दिख रहा है। तो बताइए लूप कितनी बार चला। फोर टाइम्स। यस 4 टाइम्स। तो इसके अकॉर्डिंग ये लूप चला हुआ है। अगर मैं इसकी वैल्यू बढ़ा दूँ, अब मेरे को बताइए कितनी बार लूप चलेगा। 5 टाइम्स चलेगा ना। करेक्ट। क्यों, ऐसा क्यों? तो इसका ये मतलब है ना, जो हम लोग न्यूमेरिक वो काउंट वाले पे जो हम लोग इनपुट दे रहे हैं ना, हाँ जैसे न्यूमेरिक 2 है अभी, जैसे वो एन वाली जो चीज़ है, ओके। वो डिफाइन करती है कि मैक्सिमम लूप कितनी बार चलेगा। और ये जो हम लोग एरे दे रहे हैं ना, वो डिफाइन करे एज ए इरिटेशन कि वो उस 5 के अंदर 2 3 4 5 तक, मैक्सिमम 5 तक ही चला सकते हैं। और चाहे तो एरे दे करके उसको 3 बार चला सकते हैं, 2 बार चला सकते हैं। ये जो डिफाइन करा, वो डिफाइन करा मैक्सिमम काउंट कि मैक्सिमम इतने काउंट तक चल सकता है। उससे अगर हम लोग चलाना चाहते हैं तो नहीं चलेगा। वो उसका बाउंड फिक्स कर रहा है लूप चलने का। नहीं, ऐसा नहीं उसके है, अंदर ये एनकाउंट बाउंडेशन नहीं लगा रहा है। देखिए लूप जो है दो तरीके से चलने वाला है, मतलब कितनी बार घूमना है लूप को, वो दो चीज़ों पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है। एक तो है हमारा एन काउंट और एक है एरे। एक तो एन काउंट पर निर्भर निर्भर करता है कि ये इसमें वैल्यू कितनी है, 5 है 6 है कितनी है, ठीक है। एरे पे इस ऐसे डिपेंड करता है कि एरे के अंदर कितने एलिमेंट हैं। जैसे इस एरे में मेरे पास अभी कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ऐसा सात हो गया कि ये सात सात एलिमेंट है और यहाँ सिर्फ 5 है एन काउंट में। तो मेरे लूप की आदत ऐसी है, इस फोर लूप की आदत ऐसी है कि ये क्या करता है, जितने नंबर ऑफ इसको कम चलना पड़ेगा उस हिसाब से चल लेता है। ये चेक करता है कि किसकी वैल्यू कम है, एरे के एलिमेंट की वैल्यू कम है या एन काउंट्स की वैल्यू कम है। जिसकी भी कम वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग ये चलता है। अगर ये मतलब 5, ये दोनों में कंपैरिजन पहले करता है कि हाँ हमको अब कितना अलाउ किया जा रहा है। उसमें देखता है कि सबसे मिनिमम लूप कौन से चलने वाली इनपुट दी गई है, तो उसको करता है। यस, जैसे अभी 5 और इधर 7 है तो ऑब्वियस ये 5 टाइम चलने वाला है। अगर मैं इसको रन करूँगा तो ये 5 टाइम चला है, 4 आया ना यहाँ पे, दैट मीन्स ये 5 टाइम चला है। और अगर इसकी वैल्यू मैं बढ़ा दूँ, 8 कर दूँ, और इसमें एलिमेंट कितने हैं 7, तो ये 7 के अकॉर्डिंग चला ना कि 8 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो किसी पे भी किसी तरह की डिपेंडेंसी वैसे नहीं है कि इसके अकॉर्डिंग मैक्स काउंट चलने वाला है या नहीं। ऐसा है
कि जिसकी वैल्यू कम होगी उसके अकॉर्डिंग चलेगा, या तो एरे के एलिमेंट्स की वैल्यू कम हो, ठीक है, कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की वैल्यू कम हो, या फिर एन काउंट की वैल्यू कम हो, उसके अकॉर्डिंग चलता है, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़े। यस। ठीक है, तो अब ये देखते हैं जिसमें 7 था और इसमें 8 था। अब क्या होता है जब हम इस एरे को यहाँ पे कनेक्ट करते हैं ना, तो हर एक आइट्रेशन में ये अपनी एक एक वैल्यू निकालता रहता है, एरे अपनी एक एक वैल्यू यहाँ पे निकालता रहता है। अगर मैं एक इंडिकेटर लगाऊं तो आपको यहाँ पे वैल्यू दिखेगी। मैं उसको रन करता हूँ, ये देखिए आपको 8, लेकिन लूप इतना फास्ट चला है कि हमें दिख नहीं पाया, तो मैं क्या करता हूँ उसको हाईलाइट एग्जीक्यूशन में चलाता हूँ, ठीक है। इससे कोड स्लो चलेगा और आपको दिखेगा कि 1 बाय 1 डेटा कैसे निकल के आ रहा है। ये रन किया, पहले 1 आया निकल के, फिर 2, फिर 3, देखा आपने, जैसे मैंने स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में 1 आया यहाँ पे, फिर 2, फिर 3, 4, 6, 7, 8। इसका मतलब ये है कि जब हम एरे कनेक्ट करते हैं तो ये एरे में जो एलिमेंट हैं उनको 1 बाय 1 निकालता है फॉर लूप में, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो इसने क्या किया है, एक एक करके एलिमेंट को बाहर किया इसने, मतलब अंदर किया फॉर लूप के, 1 अंदर, फिर 2, फिर 3 4 5 6 7 8। इसको बोलते हैं ऑटो इंडेक्सिंग, मतलब ऑटोमेटिकली इंडेक्स्ड जो है, इंडेक्स्ड जो है वो ये कर रहा है और टनल के थ्रू वैल्यू को अंदर पास कर रहा है फॉर लूप में, ठीक है। अगर सर रिपीट कर दीजिए। हाँ बता देता हूँ, जो एरे जैसे मैंने अभी कनेक्ट किया, मैंने दो चीज़ बताई यहाँ पे, एक तो लूप किसके अकॉर्डिंग चलने वाला है, एन काउंट के अकॉर्डिंग या एरे के अकॉर्डिंग। तो जिसकी वैल्यू कम होगी, या तो एन काउंट की वैल्यू कम हो, या फिर एरे में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उनकी जो संख्या है वो कम हो, तो उसके अकॉर्डिंग ये लूप चलता है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि जब हम एरे कनेक्ट करते हैं तो ये क्या करता है कि एरे में जो एलिमेंट है ना, 1 बाय 1 करके 0 इंडेक्स से लेके उनको फोर लूप के अंदर वो करता रहता है, ऑटो इंडेक्स करता रहता है, निकालता रहता है, ठीक है। जैसे इस एरे की मैं बात करूँ, ये जो हमने एरे कनेक्ट किया हुआ है यहाँ पे, तो पहले 1 निकालेगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 7 8 ऐसे करके निकालेगा, और वो वैल्यू यहाँ आती रहेगी हर एक आइट्रेशन में। जैसे जीरो आइट्रेशन है, जैसे 0th आइट्रेशन थी, मतलब फर्स्ट आइट्रेशन थी, तो फर्स्ट आइट्रेशन में क्या निकल के आएगा, 1, है ना। फिर जब सेकंड है, जब फर्स्ट आइट्रेशन आएगी, तो फर्स्ट आइट्रेशन पे कौन सी वैल्यू निकल के आएगी एरे की, सेकंड वाली, है कि नहीं। और जब आइट्रेशन की वैल्यू 2 होगी तो उस समय 3 आएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। हाँ, तो इसकी वैल्यू मैं चेंज कर देता हूँ, हो सकता है कंफ्यूजन कर रहा हूँ मैं, 23 24 ठीक है। 0th इंडेक्स पे क्या होगा, 0th इंडेक्स पे जब 23 23 करेक्ट, और 1 इंडेक्स पे 25 25, हाँ, मतलब जैसे ही पहली बार लूप चलेगा तो उस समय यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी 23, जब सेकंड आइट्रेशन होगी तब 25, जब थर्ड होगी 34, 45, 56, 49, 80 ऐसे करके वैल्यू आती रहेगी और फिर लूप हो जाएगा बंद, ठीक है। लेकिन अगर मैं एन काउंट की वैल्यू 2 कर दूँ तो इसमें बताइए कौन कौन सी वैल्यू आएगी, कौन सी वैल्यू निकलेगी, 23 25 यस, आगे
34 तक जाएगा। आगे नहीं बढ़ेगा वो, आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि तो ही। क्योंकि एन काउंट की वैल्यू यहाँ पे अब 2 हो गई है। तो लूप को ये तो समझ में आ गया है कि मेरे को 2 तक चलना है, 2 बार चलना है। लेकिन जो एरे की वैल्यू निकालेगा वो 2 तक निकालेगा, मतलब एक यहाँ दूसरी यहाँ। ठीक है, तो 23 और 25 ही आएगा, 23 फर्स्ट में और सेकंड टाइम में 25। ठीक है, ठीक है। कोई क्वेश्चंस अभी तक, कोई डाउट? नो सर। ठीक है। नो सर। माइक ऑफ कर लो। अच्छा, अब जैसे अब लूप कितनी बार चलेगा? 3 टाइम्स 3 चलेगा। टाइम चलेगा। ठीक है, ओके। तो अब क्या है, जब अभी तो हमने एंटर करना सीख लिया कि डेटा कैसे एंटर हो रहा है। ठीक है, अगर मैं कंट्रोल Z करके दिखाता हूँ, अच्छा इसमें जो वैल्यू रहेगी न्यूमेरिक 2 में, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब अगर मैं इसकी वैल्यू 450 कर दूँ, 450 कर दूँ, तो ये पहले आइट्रेशन में भी 450 देगा, दूसरे में भी 450 देगा और तीसरे में भी 450 देगा, क्योंकि मैंने बताया था कि ये लास्ट वैल्यू देता है। ठीक है, टनल पे लास्ट वैल्यू रहती है। स्टार्ट किया 450, इसे अगर मैं हाई राइट एग्जीक्यूशन में चलाऊँगा तो देखिएगा 450, 450, 450। ठीक है, जबकि ये वैल्यू चेंज हो रही है हर बार एरे की। पहले आएगा 23, फिर आएगा 25, फिर आएगा 34, या 23, या 25, या आएगा 34। ठीक है, अब ये रहा इनपुट साइड का। अब आउटपुट साइड का देख लेते हैं। जिस तरीके से हमने फोर लूप में डेटा एंटर किया, ऐसे ही आउट भी तो करना होगा हमें। फोर लूप में जो कैलकुलेशन हुई है या जो भी ऑपरेशन हुआ है, उसके आउटपुट को मैं बाहर भी ले जाना होगा। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जो एरे से वैल्यूज़ आ रही हैं उसमें कुछ ऐड करके हम आउटपुट बाहर निकालेंगे। ऐड किया, ऐड करने के बाद इसको यहाँ पे कनेक्ट किया। कनेक्ट करते ही ये ऑटो इंडेक्स आ गया। यहाँ पे ऑटो इंडेक्स आ गया, मतलब अगर हम इसका इंडिकेटर बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली एरे बन जाएगा, क्योंकि हमें हर लूप आइट्रेशन पे हर एक वैल्यू मिल रही होगी और हर एक वैल्यू को ये बाहर निकाल रहा होगा फोर लूप। तो जब एक ऐसा स्टोरेज, एक ऐसा एलिमेंट जो जिसके पास डिफरेंट ऑफ एलिमेंट्स रखने की कैपेबिलिटी हो, वही तो एरे होता है। तो इसने क्या किया, जब जब फोर लूप कोई वैल्यू को बाहर कर रहा था, आउट कर रहा था, तो वो एक तरीके से एरे ही बना रहा था। किसी में अगर एक से ज़्यादा वैल्यूज़ आ जाती हैं, एक से ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं, तो वो एरे बन जाता है। तो जब ये फोर लूप ये चला होगा 2-3 बार से ज़्यादा, तो वो क्या करेगा, जो भी उसकी वैल्यूज़ होगी 1 बाय 1 करके उसे एक एम्प्टी एरे में अपेंड करता रहेगा। ठीक है, जैसे ये है, इसको रन करते हैं। ये रन किया, पहले आया 23, फिर 26, फिर 36। ठीक है, हुआ क्या, जब जीरो आइट्रेशन थी तो आई की वैल्यू 0 थी, फिर 1 और फिर 2। पहली बार पहले ये देखते हैं कि लूप 3 बार चला, क्यों, क्योंकि एन काउंट की वैल्यू 3 थी। ठीक है, अब दूसरी चीज़,
कि इसमें से 3 एलिमेंट निकले होंगे 23, 25, 34। मतलब जब आई की वैल्यू 0 रही होगी तो 23 निकला होगा, और जब आई की वैल्यू 1 रही होगी तो 25, और जब आई की वैल्यू 2 रही होगी तो 34। ठीक है, ठीक है। तो जब आई की वैल्यू 0 थी तो 23 इधर से आया और 0 इधर से, तो क्या मिला हमें आउटपुट पे 23, जो कि एग्जैक्ट यहाँ पे आ रखा है। ठीक है, जब नेक्स्ट आइटेशन आया और जब आइटेशन की वैल्यू 1 हो गई तो 1 आइटेशन पे 25 आ रहा था यहाँ से। ठीक है, और उसमें 1 ऐड कर दिया तो आउटपुट कितना हो गया 26। ठीक है, जो यहाँ में दिख रहा है। फिर हाँ, तो जब थर्ड आइट्रेशन थे आई, मतलब जब आई की वैल्यू 2 थी, ठीक है, जब सेकंड आइट्रेशन आई तो उस समय वैल्यू 34 थी, तो 34 यहाँ से आया और 2 यहाँ से, तो 34 और 2 36, तो हमें आउटपुट में 36 मिल गया। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई आपको? ठीक है, अब ये आउटपुट में है, आउटपुट में ऑटो इंडेक्स करके भी वैल्यू निकाली गई है। हाँ, बोलिए। डन ना? क्लियर। क्लियर, ओके। अब आउटपुट में जो है ऑटो इंडेक्स करके वैल्यू आई, हम चाहें तो लास्ट वैल्यू भी ले सकते हैं। जैसे हम इसको कनेक्ट करते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो इंडेक्स यहाँ पे शो करता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम टनल भी बना सकते हैं जो कि लास्ट वैल्यू हमें देगा 36। तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ना टनल पे, तो टनल के कुछ मोड्स होते हैं। एक होता है लास्ट वैल्यू, एक होता है इंडेक्सिंग, एक होता है कंकैटिनेटिंग, और एक होता है कंडीशनल। ठीक है, इसको अगर मैं लास्ट वैल्यू कर दूंगा तो आउटपुट बताइए क्या आएगा? 36 आएगा, करेक्ट। तो आउटपुट वैल्यू आ गई 36। ठीक है, एक और मोड है इसमें कंकैटिनेटिंग। जब आप 2D एरे पे काम करते हैं, ठीक है, तो 2D एरे में क्या होता है कि 1D, ठीक है, मैं आपको 2D एरे के साथ भी एक बार दिखा दूंगा, फिर उसके साथ हम कंकैटिनेट का देखेंगे। एक चीज़ है इसमें कंडीशनल, ठीक है, कंकैटिनेटिंग का बता देता हूँ। चलो, कंकैटिनेटिंग में क्या है, अभी मैंने जैसे स्ट्रिंग में बताया था आपको, कंकैटिनेट मतलब जो भी है उसके साथ आगे ऐड कर दो जस्ट। तो ऐसे ही कोई भी अगर एरे है, जैसे मैं 2D एरे को यहाँ पर अगर मैं कुछ ऑपरेशन कर रहा हूँ, तो अगर मेरे पास 1D एरे आता है, ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम 1D एरे आता है, तो 1D एरे में और 1D एरे मिलके जो है अगर अपेंड होते हैं तो वो 2D एरे ही बनाते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो उस 1D एरे के आगे जोड़ सकते हैं तो 1D एरे ही रहेगा। तो उस एरे के फॉर्म में अगर हम ऐड करते हैं, ठीक है, आगे उसके, तो उसे कंकैटिनेटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो इसको मैं आपको बताता हूँ आगे एग्जाम्पल के साथ। अब ये कंडीशनल देख लेते हैं। जब मैं इस पर कंडीशनल अप्लाई करता हूँ तो इसमें क्या है, यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ पर एक वो आ रहा है, कंडीशन देने के आ रहा है, यानी ट्रू और फॉल्स। अगर यहाँ पे ट्रू रहेगा, मतलब कंडीशन ट्रू रहेगी, तभी यहाँ से वैल्यू जो है वो ऑटो इंडेक्स होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अगर मैं कहूँ एक कंपैरिजन पैलेट से मैंने एक काम करा, चेक किया, ये एक नोड है, एक फंक्शन पैलेट है जो ये चेक करता है कि वैल्यू 0 के बराबर है कि नहीं। अगर 0 के बराबर है तो ट्रू देता है, अदरवाइज फॉल्स देता है। तो मैंने इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। तो अब क्या होगा, जब ये वैल्यू ट्रू होगी ना, उसी समय मतलब वही वैल्यू जो है जो इस पे आ रखी होगी स्वाइप पे, वही बाहर जाएगी, वही ऑटो इंडेक्स होगी। बाकी जो 0 के अलावा होंगी वो बाहर नहीं जाएंगी, वो एरे में नहीं जाएंगी। जैसे 23, 26, 36 आ रहा है, तो ऐसा करने पे क्या होगा, सिर्फ 23 ही जाएगा, क्योंकि 0 जब इसकी वैल्यू थी तो उस समय 23 ही आ रहा था, तो सिर्फ 23 ही आउटपुट पे जाएगा, क्योंकि उस समय ही वैल्यू इसकी ट्रू थी। जब जब इसकी वैल्यू ट्रू होगी तब तक उस वैल्यू को वो बाहर करता रहेगा। ठीक है सर, इसमें जो कंडीशन हम लोग कंडीशन फंक्शन यूज किए हैं इक्वल टू 0, उसको हम लोग चेंज भी जो कर सकते हैं ना, अपने साथ कंडीशन लगा सकते हैं ना, कोई बिल्कुल फंक्शन यूज करके। बिल्कुल लगा सकते हैं, आपको जो मन करता हो
कैसी भी कंडीशन लगानी हो, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, ठीक है, नेगेटिव, मतलब कुछ भी लगा तो सकते हैं। उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? तो ये तो ऑलरेडी फंक्शन ही है इक्वल टू जीरो। मैं बताता हूँ, आगे बताता हूँ, कंपैरिजन का पार्ट है, वो आगे बताता हूँ। मैं बस आपको एक कंडीशनल के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है, फोर लूप से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे वो बता रहा हूँ अभी, फिर उस पर चलते हैं आगे, ठीक है। देन अब बस आप यहाँ इतना समझिए कि यहाँ कंडीशन गई है ट्रू या फॉल्स, तो यहाँ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जब जब ये ट्रू होगा तब तब वैल्यू ही आगे जाएगी, अदरवाइज नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये फोर लूप था। अब अभी तक किसी को डाउट किसी तरह का? ठीक है, तो एक चीज़ और पढ़ लेते हैं। जैसे मैंने आपको अभी कहा था, अगर 2D एरे हो तो उस टाइम क्या होगा। अभी मैंने देखो लूप काउंट नहीं दिया यहाँ पे, तो अब क्या होगा, अब तो ये इसके अकॉर्डिंग ही चलेगा, एरे के अकॉर्डिंग। तो अगर मैं इसको 2D एरे बना दूँ, ठीक है, और इसमें कुछ वैल्यूज़ डाल देता हूँ, 10, 20, 30, अब ये जो है, अब जो लूप चलने वाला है, अब वो कैसे चलेगा, मतलब उसे कितनी बार चलना है ये कैसे डिसाइड करेगा इस लूप से। ये जो एरे है, इससे कैसे डिसाइड करेगा कितनी बार चलना है। एरे के लेंथ से एक माइनस कर लेगा। लेकिन एरे की कौन सी लेंथ? इसमें भी तो वो देखेगा रो या कॉलम का लेंथ मेजर करेगा, काउंट करेगा उसके हिसाब से। ठीक है, तो ये जो फोर लूप चलने वाला है ये फोर लूप जो चलेगा ये 2D एरे में रो के अकॉर्डिंग चलता है कि नंबर ऑफ रोज कितने हैं। जैसे इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं, 2 है, तो ये 2 टाइम चलने वाला है, ठीक है। जो ये लूप चलता है, जहाँ भी अगर 2D एरे कनेक्ट होगा तो वहाँ पे लूप जो एग्जीक्यूट होता है वो रो के अकॉर्डिंग होता है। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो वैल्यू क्या आएगी, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90 ये। पर पहली बार में जब ये चला होगा तो उस समय 23 ये ऊपर वाली रो आई होगी। एक बार हाइट लाइट एग्जीक्यूशन में देखते हैं, तो पहली बार में इसमें क्या आई वैल्यूज़, 23, 25 ये, फिर 10, ठीक है। मतलब पहली रो इसने बाहर करी फर्स्ट आइटेशन में, मतलब पहला चक्कर में जब जीरो आइटेशन थी, और ये जो दूसरी वाली रो है इसको करा जब दूसरा चक्कर चला लूप का, ठीक है जी। अब मैं आपको एक चीज़ और बता रहा था कि जब यहाँ से वैल्यूज़ आ रही हैं और यहाँ पे एक ऑप्शन था टनल मोड में कनकैटिनेटिंग का, ठीक है, उसको हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं कनकैटिनेटिंग यहाँ यूज़ ना करूँ तो यहाँ पे 2D एरे ही आ जाएगा जो कि सेम रहेगा, जो कि ऊपर बना हुआ है सेम एरे निकल के आ जाएगा। क्योंकि क्या हुआ, 23 आया यहाँ से, 23 चला गया, फिर 23 वाला ये वाला पहला रो आया, पहला रो आई, पहली रो जाके अपेंड हो गई एरे में, फिर दूसरी रो आई, दूसरी रो अपेंड होगी, तो एज इट इज़ हमें एरे मिल गया। लेकिन मुझे चाहिए 1D एरे, तो मैं क्या करूँगा कि मैं चाह रहा हूँ इसको सेकंड रो को वन रो के साथ कनकैटिनेट कर दूँ। तो यहाँ पर टनल मोड में ऑप्शन होता है कनकैटिनेटिंग का। जब हम इसको कनकैटिनेट कर देंगे तो अब ये देखिए ब्रोकन हो गया हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पे 1D एरे आ रहा है
और जो सिंकर है मतलब जो हमारा एरे 2 है वो 2D एरे लेता है, लेकिन यहाँ से 1D एरे निकल रहा है, तो उसको डिलीट करेंगे। और यहाँ पे अब हम अगर इंडिकेटर लगाते हैं रन किया, पहला एरे देन दूसरा एरे, तो अब देखो 80 तक यहाँ तक पहले एरे आया निकल के, देन आफ्टर दूसरा एरे मतलब सॉरी पहला रो आया इस 2D एरे का, वो ये रहा 80 तक, देन जो दूसरी रो है वो कंकैटिनेट हो गई पहले वाले एरे के साथ। ठीक है, तो ये फ़ायदा है यहाँ पे इसमें टनल का, जो टनल मोड है कि हमें लास्ट वैल्यू लेनी है या इंडेक्सिंग वैल्यू लेनी है या कंकैटिनेटिंग लेनी है या कंडीशनल लेनी है। लास्ट वैल्यू में लास्ट वैल्यू आएगी जो लास्ट टाइम पे फोर लूप चला होगा उस समय जो वैल्यू थी वो दिखाएगा। इंडेक्सिंग में हर एक आइटरेशन में जो वैल्यू आ रही थी उसे एरे में डाल के दिखा देगा। कंकैटिनेटिंग में क्या होगा, हर एक वैल्यू को अपेंड करता रहेगा, कंकैटिनेट करते हुए दिखाता रहेगा, आउटपुट में आएगा जो। फिर कंडीशनल में क्या होगा, जो आपका आउटपुट में जा रहा है, जो फोर लूप से निकल रहा है डेटा, वहाँ पे कंडीशन लगी रहेगी कि किस डेटा को बाहर निकालना है, मतलब एरे में अपेंड करना है, और किसको नहीं करना है, वो कंडीशनल पे डिपेंड करता है। ठीक है, यस सर। ठीक है। तो अभी तक फोर लूप में किसी को डाउट तो नहीं है? इसके बाद हम शिफ्ट रजिस्टर पे चलेंगे। सर एरे में लास्ट वैल्यू ला करके देखिए ना जी, क्या? जैसे टनल में लोग कंकैटिनेटिंग, ये कंकैटिनेटिंग किया ना वो भी है, तो हाँ, टनल में हम लोग लास्ट वैल्यू देखते हैं ना, लास्ट वैल्यू में क्या देता है, ओके। 90 देगा या 80? अगर मैं इसको एक और वो ले लेता हूँ और इसको लास्ट वैल्यू ले लेता हूँ, तो आप खुद बताइए कि लास्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए, गैस करिए। 90। 90 नहीं, लास्ट वैल्यू ये पूरा एरे होगा, सेकंड वाला, सेकंड रो मैं जो है। वही सोच रहा था कि हाँ, पूरा एरे में है तो एरे भी मैं होगा वही पूरा। सोच रहा था कि पूरा ये इंडेक्स शो करेगा रो का, या सिर्फ लास्ट बिल्कुल, पार्ट पूरा इंडेक्स। वो 1D एरे में करता है। अगर एक एलिमेंट शो करना है वो 1D एरे में करता है। हमारे पास 2D एरे हैं, तो 2D एरे में पूरी रो शो करेगा। ठीक है, इसको रन करते हैं। ये देखिए, ठीक है, ये लास्ट वैल्यू है इसकी। अब मुझे यही देखना था कि पूरा रो ही सिलेक्ट करके शो करता है या पार्टिकुलर किसी इंडेक्स का। क्लियर होगा? अब क्लियर है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको डिलीट करते हैं। अच्छा, अभी एक चीज़ आपसे जाननी थी कि ये ब्रोकन क्यों दिखा रहा है वायर? क्योंकि इसमें हम लोग कोई कंट्रोल्स नहीं दिए हैं, सिर्फ एक लूप यूज किए हुए हैं इसका, और या तो पूरा कनेक्शन कहीं नहीं होगा ना इसका। हाँ, मतलब लूप को जो है अभी किसी ने बताया नहीं है कि कहाँ तक चलना है, तो इसलिए वो एरर दे रहा है। तो कोई कमांड मिला नहीं है ना। हाँ, इसमें अब अगर इस पे ब्रोकन वायर पे क्लिक करते हैं तो हमें पता चलता है फॉर लूप एन इज़ नॉट वायर्ड एंड देर आर नो इंडेक्स इनपुट। या तो लूप जो है एन जो है नॉट वायर्ड है, या फिर देर आर नो इंडेक्सिंग इनपुट। ठीक है, अब हम एक चीज़ और समझेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। जब भी लूप्स का यूज़ करते हैं तो उसकी नीड तो पड़ती ही है मोस्टली, और ये इसकी ख़ास बात है, वो हम पढ़ने वाले हैं। अच्छा, एक क्वेश्चंस था जो कि हम बीटेक में पढ़ते थे, जब हम सी प्रोग्रामिंग पढ़ते थे उस समय पे, कि हमें क्या करना होता था कि एक कोई दो वेरिएबल होते थे, उन दो वेरिएबल की वैल्यू को इंटरचेंज करना होता था। कि अगर x में कोई वैल्यू है, सपोज x में वैल्यू है 10 और y में वैल्यू है 20, तो हमें क्या करना होता था, x की वैल्यू को y में और y की वैल्यू को x में डालना होता था, स्वैप करना होता था।
ठीक है, अगर आपको याद हो थोड़ा सा, तो उसमें हम थर्ड वेरिएबल का यूज़ करते थे, सी या जेड वेरिएबल का यूज़ करते थे। ठीक है, हम क्या करते थे कि एक्स की वैल्यू को उठा के पहले जेड में डाल देते थे, फिर वाई की वैल्यू को उठा के उसमें डालते थे एक्स में, और फिर जो जेड में डाल रखा था हमने एक्स की वैल्यू, उसको उठा के फिर वाई में डाल देते थे। तो ऐसे इंटरचेंज होता था विद द हेल्प ऑफ थर्ड वेरिएबल। सर थर्ड वेरिएबल कभी जैसे भी कर देता ना कि दोनों वैल्यू को पहले ऐड करके एच सी में, और तब हम जिस इंडेक्स में चेंज करना था ना उसमें उसके जस्ट अपोजिट वाला वैल्यू को माइनस कर देते तो शो हो जाता था। हाँ, वैसा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि सी एक हम थर्ड वेरिएबल भी यूज़ करते थे, जिससे हम स्वैपिंग भी करते थे। ठीक है, तो सी वेरिएबल हमारा क्या कर रहा था, एक टेम्परेरी स्टोरेज का काम कर रहा था। ठीक है, जो हमारे लिए एक वैल्यू स्टोर करके रखता था और हमें देता था। ठीक है, उसकी हेल्प से हम अपने वैल्यूज़ को इंटरचेंज कर पाते थे। तो यहाँ पे एक चीज़ है, वो है शिफ्ट रजिस्टर। ठीक है, एक एलिमेंट है यहाँ पे, वो है शिफ्ट रजिस्टर। तो जब आप फोर लूप पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, तो यहाँ पर आएगा एक ऐड शिफ्ट रजिस्टर। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? ठीक है, जैसे सपोज़ करिए आपने कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करी, ठीक है, कुछ प्रोसेस किया फोर लूप, और वो जो प्रोसेस किया है वो आपको चाहिए नेक्स्ट आइट्रेशन में, तो वो वैल्यू कहीं आपको स्टोर करके रखनी पड़ेगी, जिससे कि आप उसे नेक्स्ट आइट्रेशन में रीड करें। ठीक है, जैसे हम जब स्वैपिंग करते थे एक्स और वाई के वेरिएबल में जो वैल्यू है, उनको जो स्वैपिंग करते थे, तो हम एक जेड वेरिएबल का यूज़ करते थे, क्योंकि जेड जो है टेम्परेरी उस वैल्यू को स्टोर करके रखता था, और नेक्स्ट आइट्रेशन में हम क्या करते थे, जेड की वैल्यू उठाते थे और फिर स्वैपिंग हो जाती थी हमारी। तो इसमें क्या है, इसमें एक शिफ्ट रजिस्टर है जो कि एक स्टोरेज एलिमेंट की तरह काम करता है। लास्ट प्रीवियस आइट्रेशन में जो वैल्यू थी उसको स्टोर करके रखता है। ठीक है, समझ आ रहा है? और इससे किसी भी डेटा टाइप का आप इसको बना सकते हैं, क्लस्टर का बना सकते हैं, स्ट्रिंग का बना सकते हैं, न्यूमेरिक का बना सकते हैं, किसी भी डेटा टाइप का आप शिफ्ट रजिस्टर बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे में एक एरे कनेक्ट करता हूँ। अच्छा, आपने फिबोनाची सीरीज़ पढ़ी होगी। यस। फिबोनाची सीरीज़ क्या होती है? 0 1 देन 1 1 1 2 2 1 3 3 और 2 5, ऐसे कंटिन्यूस चलती रहती है। ठीक है, तो इसमें हो क्या रहा है, इसमें दो नंबर को ऐड करके जो वैल्यू है उसको स्टोर करते हैं और फिर ऐड करते हैं, यही तो करते हैं। तो अगर मुझे इस केस में ऐसा करना हो तो मैं कैसे करूँगा उसको? अगर मुझे ये सीरीज़ यहाँ बनानी है तो मैं ऐसा क्या करूँगा? तो मेरे को ऐसे जैसे जैसे मैं एक कंट्रोल बना लूँ यहाँ पे, चेंज टू कंट्रोल, एक ये स्टार्टिंग में इसमें वैल्यू 0 रही होगी, इसमें 1 रही होगी, और फिर जो इनका आउटपुट आएगा, फिर उस आउटपुट को मैं किसी एक वेरिएबल में रखता हूँ और फिर दूसरी की वैल्यू बढ़ा देता हूँ। सी में हम ऐसा करते थे, 3 वेरिएबल का यूज़ करके फिबोनाची सीरीज़ बनाते थे। ठीक है, तो मैं बस ये आपको ये बताना चाहता हूँ कि शिफ्ट रजिस्टर का एडवांटेज क्या है और क्यों हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे सपोज़ करिए कि मुझे ना काउंटिंग करनी है, मैं सपोज़ करो 5 टाइम्स लूप को चलाना चाह रहा हूँ, तो एक एडिशन करते हैं छोटी सी। अच्छा, हमें इसे इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि ये किस टाइप का शिफ्ट रजिस्टर है। तो इसको इनिशियलाइज़ कर देते हैं 0 से। तो अब इसको पता चल गया कि मैं किस टाइप का हूँ और क्या वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ। तो उसने 0 वैल्यू यहाँ पे रखी और
जो आउटपुट आया वो वापस हमने शिफ्ट रजिस्टर में भेज दिया। मतलब ये जो है करंट आइट्रेशन की वैल्यू को स्टोर करता है, और ये जो है ये वाला, ये प्रीवियस वैल्यू जो रहती है उस शिफ्ट रजिस्टर में उसको निकाल के यहाँ देता है। ठीक है, और इस वैल्यू में क्या चेंज हुआ है वो देखने के लिए हम इसकी ऑटो इंडेक्सिंग कर लेते हैं। क्रिएट इंडिकेटर, ठीक है। अब यहाँ क्या हुआ, देखो यहाँ पे तो कंफर्म है 0 आने वाला है, 1 आने वाला है, 2 3 एंड 4, यहाँ ऐसे आने वाला है जी, यहाँ पे आई की वैल्यू। लेकिन यहाँ से वैल्यू हर बार चेंज होगी। कैसे? जब यहाँ 0 था, जब मेरी पहली आइट्रेशन मतलब पहली बार जब लूप चला तो यहाँ 0 निकल के आया, और यहाँ से भी 0 था, तो 0 और 0 0, कुछ नहीं हुआ। तो मेरी जो वैल्यू पड़ी रही यहाँ पे पहली बार में जो मिली मेरे को यहाँ 0 मिली आउटपुट में, देन 0 ही वापस चली गई और 0 ही यहाँ पे आई। अब क्या हुआ, आई की वैल्यू हो गई 1, तो 1 और 0 1, और 1 यहाँ से घूम के यहाँ आ गया। अब आइट्रेशन की वैल्यू हुई 2 और पीछे से आ रहा है 1, तो यहाँ क्या हो गया 3। अब ये जो 3 है इस शिफ्ट रजिस्टर में चला गया और शिफ्ट रजिस्टर में चला गया, तो जब नेक्स्ट आइट्रेशन आए तो इसकी वैल्यू क्या होगी 3। यहाँ से वैल्यू जो हमें मिलेगी वो मिलेगी 3, ठीक है। 3 यहाँ पे लिया, फिर 3 आगे बढ़ा, उस समय आइट्रेशन की वैल्यू हो चुकी है, क्या हो चुकी है उस समय 3 हो चुकी है। जब ये 3 हुई और यहाँ से भी 3 आ रहा है तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 3 + 3 6। अब 6 यहाँ से चला गया और नेक्स्ट आइट्रेशन में हमको यहाँ पे क्या मिला 6। जब यहाँ 6 मिला देन आई की वैल्यू 4 हो चुकी है, तो 4 और 6 कितना हुआ 10, और 10 करके यहाँ पे इसने स्टोर कर दिया और लूप हो गया बंद, क्योंकि 5 बार चलना था। ठीक है, समझ में आया शिफ्ट रजिस्टर के बारे में कि शिफ्ट रजिस्टर करता क्या है? यस। ठीक है, एक और चीज़, शिफ्ट रजिस्टर में जैसे आप यहाँ पे जाएंगे तो एक एरो दिखेगी, इस एरो से आप इस शिफ्ट रजिस्टर को नीचे खींच सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल मैं दिखाना चाहूँगा। अब इसमें क्या है, इसमें तो लास्ट इसमें जो वैल्यूज़ आती है वो किसकी आती है, जो भी आई की वैल्यू होगी -1, लेकिन इसमें जो वैल्यूज़ आती है नीचे वाले में वो आती है i-2, मतलब एक उससे पीछे, और तीसरे वाले में उससे भी पीछे। समझे ना, मतलब कोई वैल्यू मैंने ऐसे अपेंड यहाँ पे कर शिफ्ट रजिस्टर में डाली 1, जैसे मैंने सपोज करें 2 डाला, तो जब ये पहली बार लूप चलेगा तो 2 यहाँ पे आएगा और इसकी वैल्यू कुछ नहीं होगी। इन तीनों को मैं 0 से जैसे ही इनिशियलाइज कर देता हूँ सपोज, और यहाँ पे 2 डाल रहा हूँ, तो यहाँ पहली बार जब आइट्रेशन चलेगी तो यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, जब दूसरी बार लूप चलेगा तो जाके यहाँ पे 2 आएगा, फिर देन तीसरी बार चलेगा तब यहाँ पे 2 आएगा नीचे वाले इस वाले शिफ्ट रजिस्टर में। ठीक है, तो शिफ्ट रजिस्टर का यूज़ हम क्या करते हैं, लास्ट प्रीवियस आइट्रेशन पे जो वैल्यू थी वो रीड करने के लिए करते हैं। ठीक है, क्लियर है? एक चीज़ और है इसके अंदर,
सपोज़ करिए जैसे मैंने 5 बार ये चलाया लूप, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि मुझे 5 बार नहीं चलाना है, मान के चलते हैं कि 50 बार लूप चलना है, ठीक है। मुझे कुछ ऐसी कंडीशन मेरे को पता चली थी कि 1 सेकंड में 50 बार मेरे को चलाना था, और 50 बार जब मैं चलाता हूँ तो कुछ चेक भी करता हूँ कि टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ा कि घटा कि नहीं करा, कुछ ऐसे मैं टेम्परेचर रीड कर रहा था। तो लेकिन ऐसा केस भी तो आ सकता है कि मैं चाहूँ कि बीच में ही बंद कर दूँ, कि जब 30 बार लूप चल चुका हो तभी मैं बंद कर दूँ। ये भी तो मैं करना चाहूँगा ना। मेरे को एक चीज़ पता चली है कि मैं अगर 100 बार लूप को चेक करता हूँ तो शायद मेरे को हो सकता है 10वीं बार में वो वैल्यू मिल जाए, हो सकता है वो 50वीं बार में वैल्यू मिल जाए, हो सकता है 30वीं बार में वैल्यू मिल जाए। तो मैं लूप को आगे तक क्यों लेके जाऊँगा, 100 बार क्यों चलाऊँगा? तो मैं ये चाहूँगा कि मेरे पास उसका कंट्रोल हो लूप को बंद करने का। तो उसको एक कंडीशन देगा, जैसे वो ट्रू फॉल्स देते हैं ना, ट्रू फॉल्स में हाँ। एक वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, इतना अगर यस रहेगा, ये वैल्यू अगर वो डिजायर्ड वैल्यू अगर वो अचीव कर लेता है आउटपुट में दे देता है, तो लूप को आगे बंद कर देंगे। हाँ, लेकिन ऐसा क्या आपके सी प्रोग्रामिंग में हम कैसे करते थे? सी प्रोग्रामिंग में तो कोई रोकने का ऑप्शन नहीं था, उसमें तो हम आई की वैल्यू से स्टार्ट करते थे और इफ एल्स इंक्रीमेंट लगा करते लेते थे। थे इफ उसमें। एल से कुछ नहीं होता, इफ एल से तो कंडीशंस बनती हैं। हम सी में क्या करते थे, सी में हम ब्रेक का यूज़ करते थे। ब्रेक तो जब डू वाइल यूज करते थे ना, उसमें ब्रेक यूज करते थे। डू वाइल जब लूप यूज करते थे ना, उसमें ब्रेक यूज करते आप थे। अगर फोर लूप भी यूज़ करेंगे, फोर लूप में भी ब्रेक यूज़ होता था। वाइल डू वाइल में तो होता ही था, फोर लूप में भी ब्रेक यूज़ कर सकते थे। तो ब्रेक करने का यही रीज़न था कि इन बिटवीन अगर कुछ कंडीशन हमारी ट्रू हो गई, हम चाहते हैं कि रोकना बीच में, तो हम ब्रेक का यूज़ करते थे। तो ऐसे ही इसमें भी एक कंडीशनल टर्मिनल होता है जिसका यूज़ करके हम बीच में लूप को ब्रेक कर सकते हैं, मतलब रोक सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करेंगे और इसमें एक ऑप्शन दिखेगा आपको कंडीशनल टर्मिनल, इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो रेड रेड आ रहा है ना, लूप कंडीशन, तो यहाँ पे कुछ कंडीशन बना के दे दीजिए, ट्रू कर दीजिए, ठीक है। या फिर आप कुछ अलग ऑपरेशन अंदर करें कि जब आई की वैल्यू 4 हो जाए या आई की वैल्यू ये हो जाए वो हो जाए। जैसे मैं करूँ आई की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 2 हो जाए, तो यहाँ ट्रू मिलेगा और लूप उस समय बंद हो जाएगा। तो पहली बार चला, आई की वैल्यू 0, लूप बंद नहीं हुआ। दूसरी बार चला, लूप बंद नहीं हुआ। जब आई की वैल्यू 2 हो गई तो यहाँ ट्रू आया और लूप बंद हो गया। अगर आइट्रेशन की वैल्यू देखनी है तो हम ऐसे यहाँ देख सकते हैं इंडिकेटर पे, आई की वैल्यू अभी कितनी है, 0, नहीं हुआ बंद, 1 नहीं हुआ, 2 लूप नहीं हुआ बंद, 3 हुआ तो लूप बंद हो गया। जैसे ही 2 से ज़्यादा होगी वैल्यू तो ये बंद हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये भी एडवांटेज है कि हम नहीं चाहते कि लूप जितना हमने लूप काउंट दिया वहाँ तक चले, तो बीच में भी कंडीशनल टर्मिनल का यूज़ करके लूप को ब्रेक कर सकते हैं या बंद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं वाइल लूप पे। अगर आपने फोर लूप समझ लिया है तो वाइल लूप तो और मतलब सिमिलर ही चीज़ें हैं उसमें, ठीक है। एक बार उसको देख लेते हैं। ये है वाइल लूप। इस वाइल लूप में कहीं भी लूप काउंट नहीं है, और बाय डिफ़ॉल्ट इसमें ये अगर इसमें लूप काउंट नहीं है तो इसको रोकना कैसे है, तो इसके लिए है लूप कंडीशन, कि यहाँ पे आप एक कंडीशन दो, जब आप कंडीशन दोगे तो ये बंद होगा, अदरवाइज बंद नहीं होगा। अभी के लिए मैं इसको हटा देता हूँ फोर लूप को और देखते हैं इसको। तो मैंने इसको एक कंडीशन दी है स्टॉप की, जब ये बटन मैं प्रेस करूँगा तो जब ये बटन प्रेस होगा तो यहाँ से ट्रू वैल्यू जाएगी और ये लूप तब बंद होगा।
ठीक है। ये सी जैसा ही है, मतलब ये जैसा सी में हम पढ़ते हैं ना वाइल लूप और डू वाइल लूप, तो ये डू वाइल लूप है। ये एक बार तो चलेगा ही चलेगा, क्योंकि एक बार चला देन कंडीशन चेक करेगा, फिर नेक्स्ट एग्जीक्यूट करेगा इटरेशन। बट हमने सी में पढ़ा होगा, सी में जब हम कंडीशन ट्रू करते थे तब लूप बढ़ता था आगे, लेकिन इसमें कंडीशन फॉल्स होने पे लूप आगे बढ़ेगा। क्योंकि इसमें भी अगर आप देखें तो इसमें जो ऑप्शन रहता है लूप कंडीशन का, वो ये रहता है, स्टॉप इफ ट्रू, कंटिन्यू इफ ट्रू। ठीक है, जब हम ट्रू देंगे तो कंटिन्यू हो, ठीक है, स्टॉप होगा यदि हम ट्रू देंगे, या कंटिन्यू होगा यदि हम ट्रू देंगे। ठीक है, अभी हमने क्या दिया हुआ है, ट्रू देंगे तो ये स्टॉप होगा, आगे नहीं बढ़ेगा, बंद हो जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ पे ये कर देता हूँ कंटिन्यू इफ ट्रू, कि जब जब आपको कंटिन्यू करना लूप हो देन तब तब आपको यहाँ ट्रू देना पड़ेगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट लूप कंडीशन की वैल्यू फॉल्स रहती है, और जब हम इसको ट्रू करेंगे देन ये लूप टर्मिनेट होगा। एक बार चेक कर लेते हैं कि ये कैसे बिहेव कर रहा है, कैसे चल रहा है। तो मैंने एक इंडिकेटर बनाया यहाँ पे, ठीक है, जो आइटरेशन की वैल्यू को शो करेगा। एक बार मैं लूप को एग्जीक्यूट करता हूँ और आप इस पे ध्यान दीजिएगा न्यूमेरिक पे। ये लूप इतनी बार चल चुका है, देन मैं स्टॉप करता हूँ, अब ये लूप रुक चुका है। ठीक है, तो ये लूप कितनी बार चल चुका है, ये अप्रॉक्सीमेटली 56 मिलियंस टाइम चल चुका है। पाँच करोड़ 67,57,740 बार ये लूप चल चुका है विद इन 2-3 सेकेंड्स। मतलब इस लूप ने इतने करोड़ों चक्कर लगा लिए हैं। ठीक है, लेकिन जब, और ये चलता ही जा रहा था, इसके पास कंडीशन ही नहीं थी रुकने के लिए, लेकिन जैसे ही मैंने स्टॉप बटन प्रेस किया वैसे ही इसको कंडीशन ट्रू गई और लूप हो गया बंद।